दोस्तों पेश है कैप्सूल की वापसी। एक और चित्र है दोस्तों। दोस्तों आपने पहली कॉमिक्स जलपरी के शिकारी में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो इससे एक दो कॉमिक्स आगे डाल रखी है। जलपरी का शिकारी। अब आगे पढ़े। जहाज पूर्ण रूप से नजरों से ओझल हो चुका था और कर्ण समुद्र में अकेला रहा। अब तो भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। काश कोई जहाज या स्टीमर इधर आए। और वह बहुत अच्छा तैराक था, अतः 2 घंटे तक समुद्र की लहरों पर जूझता रहा और तैरता रहा। फिर अंत में उसने मौत उसकी तरफ आते देखा। ओह शार्क, लगता है अब मेरा अंत समय आ गया है। उसकी जेब में एक खंजर था और कार्ल के पीछे मछली भागते समय उठा लिया था। वो खंजर निकाला, वह शार्क से मुकाबला करने के लिए तैयार था। उससे कुछ दूरी पर आकर शार्क ने जैसे ही अपना भयानक जबड़ा खोला, कर्नल ने टॉर्च का प्रकाश उसकी आंखों पर डाला, शायद वह रोशनी से घबरा जाए। शार्क सचमुच रोशनी से घबरा कर पानी में गोता लगाया और साथ ही कर्ण ने भी गोता लगाया और खंजर शार्क के पेट में घोंप दिया। शार्क के शरीर से खून उबलता पड़ा और कर्ण के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। खून की गंध पाते ही दूसरी शार्क शार्क पर टूट पड़ी। अब मुझे अपनी सभी मांसपेशियों मांसपेशियों में पेट में भरने से अब साथ ही मांस से पेट भरने में लग जाएंगी और मैं भागता हूँ और सतह पर उभरा तेजी से तैरने लगा। अभी अचानक उसके भाग्य में मेहरबान था कि पार एक कोने से स्टीमर का इंजन की आवाज टकराई और स्टीमर और सचमुच वह स्टीमर था जिसे यात्रियों ने कर्ण की टॉर्च के प्रकाश को देख लिया अब और उसकी सहायता के लिए आ रहा था। और फिर स्टीमर से एक छोटी कश्ती उतारी गई। दो व्यक्ति कश्ती में कर्ण की ओर बढ़ने लगे। निकट आकर दोनों व्यक्ति ने कर्ण को पकड़ा और लेकिन तब तक बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आया, ओ शायद आपने मुझे बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर तुम समुद्र में क्या कर रहे थे? आसपास कोई तट भी नहीं है। मैं एक जहाज पर पार्ट सहित जा रहा था लेकिन समुद्र में गिर गया। अगर आप लोग ना आते तो डूब कर मर जाता। हम भी पार्ट सैयद की ओर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बंदरगाह पर नहीं भी जाएंगे, तुम बंदरगाह पर पहले ही कहीं किनारे पर उतार देंगे। तुम लोग बंदरगाह पर नहीं रुकोगे। रुक ही रुक ही नहीं सकते क्योंकि हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है। उनकी बात सुनकर कर्ण, वह लोग स्मगलर है, वह सोचने लगा जो भी है मेरे लिए तो भगवान का अवतार सिद्ध हुए। तुम आराम करो, सुबह तक हम पाठ सैयद पहुंच जाएंगे। इतना कहकर शेख वहां से चला गया। सुबह वह पाठ सैयद पहुंचने गए। कर्ण ने स्टीमर से उतार दिया। ओके शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टीमर से उतरने के 2 घंटे बाद होटल ग्रीन में प्रवेश किया जहां कमरा रिजर्व था। देखते ही असलम चौंक कर उससे लिपटते हुए बोला, ओ करण साहब, आप कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो समझा आपको मार कर समुद्र में फेंक दिया गया है। सचमुच मुझे ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ कमरे में चलो, फिर विस्तार से बताता हूँ। असलम उसे कमरे में ले गया और फिर करण ने उसे सारी घटनाएं सुनाने के बाद, मेरे जहाज से गायब होने के बाद जहाज पर क्या हुआ? जहाज पर सब यही समझ रहे थे कि आप उस व्यक्ति की हत्या करके भाग गए। यहाँ पहुंचते ही कैप्टन पुलिस में रिपोर्ट करा दी और जब आप पुलिस स्टेशन हो आइएगा। पुलिस को तो मैं निपट लूंगा लेकिन मुझे चिंता कैप्सूल की है जो मेरे साथ रूबी की अमानत था। अब यह मेरा निजी मतलब बन गया है। मैं कार्ल को ढूंढ उससे कैप्सूल प्राप्त अवश्य करूंगा। और दयान का क्या होगा? हो सकता है कार्ल दयान दयान हो। खैर, तुम यह बताओ, सारी रूबी भी यहाँ उतरी या नहीं? जी हाँ, दोनों यहीं उतरे हैं, बल्कि शरीक को तो कर्नल पाशा अस्पताल
ले गई। और रूबी कहाँ गई मुझे पता नहीं। शाम को करण शाम को कर, करण होटल में रहा, और इस बीच उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को बुलाकर अपना परिचय दिया और अपनी पोजीशन साफ करा दी, और 6 बजे होटल से निकलकर टैक्सी में चला गया। रूबी ने मुझे प्रोफेसर खान का पता दिया था, उससे मिलने चलता हूँ। और प्रोफेसर खान की कोठी पहुंचा। प्रोफेसर साहब एक पार्टी में गए हैं, लेकिन उनकी सेक्रेटरी मिस्टर अंतर मौजूद है, मैं उन्हीं से मिल लूंगा। और नौकर ने उसे कमरे में पहुंचा दिया। आप प्रोफेसर से मिलना चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम सुल्तान है। अख्तर ने उसे बैठने को नहीं कहा, बल्कि बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सुल्तान, प्रोफेसर साहब अपनी बेगम के साथ एक दावत में गए हैं, रात देर से वापस आएंगे। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी नहीं शुक्रिया, कल दोपहर आप आकर प्रोफेसर से मिल लूंगा। तभी नौकर कमरे में प्रविष्ट होकर बोला, अख्तर साहब कोई मिस्टर करण प्रोफेसर से मिलने आए हैं, भेजो ने। करण का नाम सुनकर करण के मस्तिष्क में सरगोशी की। करण, कोई तेरे नाम से प्रोफेसर से मिलने आ रहा है, कौन हो? क्या कार्ल? मिस्टर सुल्तान, आप इस दरवाजे से चले जाइए, यह कोठी का पिछला दरवाजा है। करण के मस्तिष्क में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं पूछा। चुपचाप पिछले दरवाजे पर खोलकर बाहर निकला और वहीं दरवाजे के कान लगाकर खड़ा हो गया। आइए मिस्टर करण, मुझे तुरंत प्रोफेसर साहब से मिलना है। करण के सर पहचान में आने वाले निस्संदेह कार्ल का था, अतः वह दरवाजे से कान लगा कर सुनता रहा। प्रोफेसर साहब तो 11 बजे तक वापस आएंगे, तो मैं रात 12 बजे मिलने आ जाऊंगा। क्या आपको कोई जरूरी काम है? जी हाँ, मैं चाहता हूँ प्रोफेसर से कहिए कि वह 12 बजे मेरा इंतजार करे। और करण कार्ल का चेहरा देखना चाहता था, इसलिए दरवाजे के सामने से हटकर सड़क की ओर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, और एक क्षण दरवाजे से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बाहर निकला, लेकिन अंधेरा होने के कारण करण उसका चेहरा न देख सका। कार्ल सड़क पर आकर एक तरफ चल दिया, उसका पीछा करता हूँ। लेकिन वह कुछ ही दूर चला था, कार्ल के निकट एक कार आकर रुकी। अरे, यह तो कार में जा रहा है, और यहाँ कोई टैक्सी नहीं है, अब कैसे पीछा करूं? खैर, 12 बजे प्रोफेसर से मिलने आएगा, तब तक मैं उस अस्पताल का चक्कर लगा आता हूँ। सारिक, शायद मुझे और रूबी से मुलाकात हो जाए। अस्पताल के बारे में पुलिस से पूछताछ कर चुका था, अतः वह कमरे से निकल अस्पताल में पहुंचा। कमाल पाशा क्या इससे सचमुच मुझे नहीं देखा, या जानबूझकर अनदेखा कर रहा है? फिर कमाल पाशा को कार में बैठ कर जाते देखा। लगता है कोई विशेष कारण है जो उसने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। और कुछ देर बाद वह अस्पताल के स्वागत कक्ष में पहुंचा। वास्तव में वह तारीख से नहीं, रूबी से मिलना चाहता था। वह नर्स से उसका हुलिया बताया और पूछा, उसका नाम रूबी है, क्या मिस्टर सारिक से मिलने आई थी? जी हाँ, दिन में 2 बार आई थी। कर्ण ने इतना जानना काफी था। अचानक वह सीधा अस्पताल में पहुंचा और असलम से कहा होटल में पहुंचा और असलम से कहा, मैं चाहता हूँ कल सुबह तुम अस्पताल में चले जाओ, और रूबी शारिक से वहां देखने अवश्य आएगी। तुम उसका पीछा करके मालूम करो वह गैर रातियों के पास। और 11:30 बजे दोबारा प्रोफेसर खान की कोठी में पहुंच गया। मुझे पिछले दरवाजे वाली खिड़की से भीतर झांका, और भीतर कमरे में प्रोफेसर का सेक्रेटरी अख्तर उसी स्थान पर बैठा कुछ लिख रहा था। अचानक अख्तर ने पेन को झटका दिया, और बुकलाट का इंक को भी अभी खत्म होना था। वह उठकर सामने वाले दरवाजे से बाहर चला गया। कमरे को खाली देख करण एक निर्णय लिया और खिड़की से भीतर की ओर खोला और कमरे में कूद गया।
कमरे का निरीक्षण कर वह शाम को ही कर चुका था। एक दरवाजे का पर्दा उठा हुआ था, वह उसी पर्दे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। उसे घुसते छुपते ही अख्तियार वापस आ गया और अख्तर अपनी जगह बैठकर फिर से लिखने लगा। 12 बजने में प्रोफेसर अब आए जाना चाहिए था। कुछ देर बाद सामने वाले दरवाजे का खुला, प्रोफेसर खाना और बेगम के साथ भीतर प्रविष्ट हुआ। हेलो सर, पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी। मैंने कोई मिलने आया था अख्तियार? जी हाँ, दो आदमी आए थे, तो एक मिस्टर सुल्तान था जो कल आएंगे, दूसरे मिस्टर करण। करण? मिस्टर करण? क्या कहना कहा उसने? तो प्रोफेसर को रूबी ने मेरे बारे में बता रखा है, लेकिन प्रोफेसर की यह बात नहीं जानते कि वह एक नकली करण है, उससे मिलने आ रहा है। वह अभी 12 बजे आपसे मिलने आएगा। तभी चौकीदार कमरे में आकर, मिस्टर कर्ण आए हैं, उन्हें भेज दो। चौकीदार वापस चला गया। तभी प्रोफेसर ने अपने जेवर बेगम ने अपने जेवर मेज पर रखते हुए कहा, अख्तियार, मैं ये जेवर शेप में रख रही हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। बहुत अच्छा बेगम। और बेगम साहिबा चली गई तो अख्तियार जेवर उठाकर मेज की दराज में रखने लगा। तभी कार्ल कमरे में प्रविष्ट हुआ। आइए मिस्टर कर्ण। पर्दे के पीछे से कर्ण ने देखकर सोचा, यह तो कार्ल है। इसे तो मैंने कई बार जहाज के स्टाफ में देखा है। और प्रोफेसर कार्ल उसके आमने सामने बैठ चुके थे। प्रोफेसर खान, मैं जानना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से संबंध रखते हैं? मेरे लिए आपके लिए एक कैप्सूल है। जी हाँ, मुझे वह सूचना मिल चुकी है। लाइए कैप्सूल मुझे दे दीजिए। कैप्सूल आपके मुफ्त में नहीं मिलेगा। कैप्सूल? प्रोफेसर, उसकी कीमत देनी होगी। कीमत? लेकिन मुझसे तो कहा गया था कि अ, अ, कार्ल उसकी बात काट दी। जो कहा गया था उसे भूल जाइए। उस कैप्सूल की रक्षा के लिए मैंने कई बार अपने जीवन खतरे में डाला है, इसलिए उसकी कीमत चाहिए। कितनी कीमत? 10,000 मिस्री पाउंड। ऐसा लगता है प्रोफेसर के लिए कीमत अधिक नहीं थी, क्योंकि मैंने तुरंत ही अख्तियार से कहा, अख्तियार, सेफ से 10,000 पाउंड निकाल लाओ। यस सर। और अख्तियार दीवार पर लगी हुई पेंटिंग को हटाया और उसके पीछे सेफ थी। सेफ का खोलने के लिए नंबर घुमाया और कर्ण मन ही मन नंबर याद करने लगा, 2, 3, 5। और कुछ देर बाद अख्तियार ने रुपए लेकर प्रोफेसर के सामने रख दिए। कैप्सूल निकालिए मिस्टर कर्ण और उठाइए पैसे। कर्ण ने कैप्सूल देकर रुपये उठा लिए और खड़ा होकर बोला, ओके प्रोफेसर, मैं चलता हूँ। और कार्ल के जाने के बाद प्रोफेसर कैप्सूल अख्तियार को देते हुए कहा, यह पर यह कैप्सूल बेगम यह कैप्सूल बेगम को जेवर की तिजोरी में रख दो अख्तियार। मैं उसे सोने के लिए जा रहा हूँ। और ओके सर। और प्रोफेसर चला गया और अख्तियार ने मेज का दरवाजा खोलकर जेवर उठाए और सेफ में रखने लगा। और कुछ देर बाद सेफ को बंद करके फिर से पेंटिंग लगा दी और फिर नाइट लाइट बुझाई और कमरे से बाहर चला गया। करण 10 मिनट प्रतीक्षा की और सेफ के निकट पहुंचा। मुझे कैप्सूल प्राप्त करना है, क्योंकि रूबी की अमानत उसे लौटा सकूं। नंबर अपने याद कर लिया था, इसलिए उसने सेफ को खोलने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। अरे, कैप्सूल तो अब दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इसमें कोई गुप्त खाना है। सिर्फ सेब खाली करके देखता हूँ। और सेब खाली सेब अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद भी गुप्त खाना नहीं मिला, अतः गहने वापस रख दिए। आखिर कैप्सूल कहाँ गया? अख्तियार ने सेब में नहीं रखा। तभी खिड़की पर आउट हुई, कोई आ रहा है। शायद चौकीदार ने खिड़की से मुझे देख लिया, अतः
उसने सेब को खुली छोड़ दी और लगातार पर्दे के पीछे छिप गया। तभी एक व्यक्ति खिड़की से खोलकर कमरे में कूदा और कमरे जैसे ही टर्च जलाई, माय गॉड, यह तो कार्ल है। यह यहाँ क्या करने आया है? कार्ल सेब की ओर बढ़ा और खुली देख कर बड़बड़ाया, अरे यह तो खुली हुई है। उसी समय कमरे का दरवाजा खटखटाया हुई और अगले ही पल चौकीदार टॉर्च टॉर्च लिए भीतर प्रविष्ट हुआ। कार्ल सेब के निकट चिल्लाया, चोर चोर। लेकिन कार्ल ने जेब से पिस्तौल निकाली और चौकीदार को गोली चला दी और फिर खिड़की की ओर लपका। तभी कर्ण पर्दे के पीछे से निकला और उसने दौड़ते हुए कार्ल की गर्दन पर घुसा मारा। फिर कर्ण ने पीछे से उसकी गर्दन में हाथ डालकर बेबस कर दिया और कार्ल गुर्राया, कौन हो तुम? वही जिसका नाम लेकर तुम प्रोफेसर प्रोग्रेस कर रहे हो और तुम समुद्र में फेंक चुके हो। कार्ल का मुख से अजीब स्वर निकला, यानी तुम कर्ण? उसके साथ ही उसने पटकनी दी और फिर लपक कर खिड़की में कूद कर दूसरी ओर कूदा। उसी समय कोठी के उन लोगों में दौड़ने का शोर, आवाजें सुनाई दी, कौन कौन, गोली किसने चलाई? और अब वहां ठहरने में खतरा था, इसलिए खिड़की से कूद गया। बाहर अंधेरा था। कर्ण अंधेरे से उसी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। वह फिर हाथ से निकल गया। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, होटल चलता हूँ। होटल जाने के लिए टैक्सी पे बैठा। उसने सिगरेट निकाल कर लिए जैसे जेब में हाथ डाला, उसके हाथ में एक नेकलेस आ गया। यह नेकलेस, ओ माय गॉड, यह गलती से मेरी जेब में रह गया है। अब मैं इसका क्या करूंगा? खैर, किसी तरह प्रोफेसर को वापस लौटाने का प्रयास करूंगा। और वह होटल के काउंटर पर मौजूद क्लर्क ने उसे एक बंद लिफाफा दिया। सर, आपके लिए यह लिफाफा दिया गया था, थैंक्स। लिफाफे में एक पत्र था जिसने भेजा था वह रूबी थी। रूबी ने तो रूबी ने तो नहीं। आज रात 1 बजे क्लब में पहुंचो प्लीज। और उसी समय टैक्सी लेकर सोलर नाइट क्लब पहुंचा। सोलर क्लब में 3 मंजिल में फैला हुआ था। नीचे मंजिल पर डाइनिंग हॉल था। बीच की मंजिल में बार और डांस फ्लोर था। उसी फ्लोर पर जुआ वगैरह होता था। करण क्लब में तीनों मंजिलों का चक्कर लगाया। उसे एक स्त्री कोई परिचित नजर नहीं आया। अतः वह बैठा डाइनिंग हॉल में आकर बैठ गया। मैं यहाँ बैठता रहता हूँ, जिसने बुलाया है वह खुद ही ढूंढ लेगा। और 10 मिनट बाद हॉल के दरवाजे पर रूबी प्रविष्ट हुई। हेलो मिस्टर करण। मिस्टर करण, आपने अचानक देखकर खुशी हुई। अचानक? जी हाँ, वास्तव मुझे करण पासा यहाँ लेकर आया है। वह बार टैक्सी का किराया दे रहा है। वह तो फिर पत्र कमाल पासा ने मुझे भेजा था, शायद किसी विशेष प्रयोजन से मिलना चाहता था। और तभी कमाल पासा वहां आ पहुंचा। हेलो मिस्टर कर्ण, आप भी यहाँ हैं? खुशी हुई आपको देखकर। क्या आपने मुझे कोई यहाँ देखने की आशा नहीं थी? नहीं। हाँ, आशा ने तो नहीं थी, लेकिन मुझे खुशी है कि आप यहाँ मिल गई। अब मैं आपको रूबी के को आपके पास छोड़कर जा सकता हूँ। मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया। 1 घंटे बाद दोनों यहीं रहकर मिलूंगा। अवश्य। मुझे किसी विशेष उद्देश्य से बुलाया है। अब मुझे रूबी के पास छोड़कर जा रहा है। अच्छा, मैं जाता हूँ, लेकिन आइएगा मिस्टर पाशा। और कमाल पाशा के जाने के बाद दूसरी मंजिल पर हॉल डांस हॉल में आ बैठे। अब मुझे बताइए, आप जहाज पर कहाँ गायब हो गए थे? कर्ण ने विस्तार से सब कुछ बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह प्रोफेसर खान के घर गया था। यही यही नहीं, उसने प्रोफेसर घर में घटी किसी घटना के बारे में रूबी को नहीं बताया। मुझे बहुत दुख है रूबी, मैं तुम्हारे कैप्सूल की रक्षा नहीं कर सका। दुख तो मुझे भी है, लेकिन अब क्या हो सकता है? इजराइल जासूस कैप्सूल को प्राप्त करना चाहते हैं।
वह सफर सफल हो गई। तभी मिस्टर करण आपको यहाँ देख कर हैरत हुई। हेलो शेरी, तुम यहाँ मिस्र में क्या कर रही हो? सीरी वास्तव में इंटरपोल स्मगलर थी। वह राजनीतिक हत्या रहस्य चुरा कर बेचने का धंधा करती थी। एक के सिलसिले में करण उससे भेंट हुई थी। सीरी ने करण की सहायता की थी। तभी वे दोनों मित्र बने। मेरे साथ डांस करो करण, फ्लोर पर हम बातें करेंगे, ओके? करण रूबी से अनुमति ली और सीरी के साथ डांस फ्लोर पर गया। मैं यहाँ एक कैप्सूल की तलाश में आई हूँ करण। कैप्सूल? यस करण मित्र। और मिस मिली सूचना के अनुसार वह कैप्सूल तुम्हारे पास है। तुम्हारी सूचना गलत है सीरी, वह कैप्सूल मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है? एक व्यक्ति कार्ल ने मेरे पास से चुरा लिया था। सीरी उसकी बात काटते हुए कहा, ओह, कार्ल ने चुरा लिया तो यह बात अच्छी। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। कुछ लोग तुम्हारी हत्या करना चाहते हैं। तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। कौन लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं? करण, इस होटल का मालिक इजरायली ने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है। मैं ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकती। अतः मेरी बात मान लो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ, ओके सीरी? और उसके साथ सीरी डांस फ्लोर से उतर कर चली गई और करण रूबी के पास आ बैठा। रूबी, हमें गलत जगह पर आ बैठे। क्लब इजरायली जासूसों का है, हमारी हत्या करना चाहते हैं। अब जल्दी यहाँ से चलो। रूबी तुरंत उठी और दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि होशियार रूबी, लेकिन आकर दोनों निकट आकर दोनों ने खंजर से हमला किया। दौड़ते हुए जैसे ही मुख्य द्वार के पहुंचे, वहां एक अन्य गुंडे ने रोकने की कोशिश की। तुम बाहर निकल जाओ रूबी। दोनों गुंडे सीढ़ियों पर लुढ़क कर नीचे जा गिरे। फिर कर्ण ने रूबी का हाथ थामा और दो दो सीढ़ी कूदते हुए भागे। कुछ देर बाद दोनों सड़क पर आ गए। कर्ण ने तुरंत टैक्सी रोकी। टैक्सी? जैसे ही टैक्सी रुकी, कर्ण ने रूबी को पीछे से सीट पर धकेलता हुआ बोला, तुम होटल ग्रीन में चली जाओ। मेरे कमरे का नंबर 203 है, वहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरी चिंता न करो, जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। ड्राइवर, होटल ग्रीन में ले जाओ। और वो भी चली गई तो करण ने सड़क के किनारे बने हुए पब्लिक टेलीफोन में घुसा और बाहर निकला तो लिया बदला थोड़ा चेंज था। पिछली पहली नजर मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। और कुछ देर बाद दोबारा कलम की इमारत में प्रविष्ट हुआ। इसने मुझे नहीं पहचाना। क्लब के ऑफिस तीसरी मंजिल पर था। वह सीढ़ियों से चढ़कर कॉरिडोर में जा पहुंचा। शायद ऑफिस के बाहर पहरा दे रहा है। और आगे बढ़कर जैसे ही व्यक्ति के निकट पहुंचा, ए, मिलना किससे है? उत्तर में रूप में करने फुलादी घुसा जवड़े पर पड़ा। गुंडा दीवार पर टिका कर फर्श पर ढेर हो चुका था। करण ऑफिस का द्वार खोला। भीतर कमरे में कोई है? भीतर प्रवेश हो गया। सामने दरवाजे से कान लगाकर सुनते रहने लगा। भीतर की आवाज आ रही थी, सीरी की सूचना गलत नहीं हो सकती। कार्ल, वह कैप्सूल तुम्हारे पास है? नहीं दयान, कैप्सूल मेरे पास नहीं है, कर्ण के पास है। यह तो दयान भी यहाँ है। और फिर भीतर से आवाज आई, देखो दयान, मैं कई वर्षों से तुम्हारी सरकार के लिए काम कर रहा हूँ था, तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कर्ण के पीछे से आ रही मुसीबत को बेखबर था। तभी तड़ाक, चोट खाकर बेहोश हो गया। फिर जब होश आया तो कुछ लोग सामने फर्श पर पड़ा हुआ था। करण जल्दी ही उठकर बैठ गया।
ये तुम दयान, इजरायली एजेंट? हाँ, मैं दयान, जासूस करण हो। तुम्हें दोबारा मिलकर खुशी हुई। लाओ अब कैप्सूल मुझे दे दो। मेरे पास कैप्सूल नहीं है दयान। झूठ मत बोलो करण। उस कैप्सूल के लिए मैं तुम्हें मार। करण उसकी बात काटी। मुझ पर गोली मारकर तुम कैप्सूल नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्ल ने वह कैप्सूल प्रोफेसर खान के हाथों 10,000 पाउंड में बेच दिया है। यह झूठ बोल रहा है। दयान कार्ल की ओर देखा। तुम तभी करण ने कहा, इसकी तलाशी लेकर देखो, इसकी जेब में 10,000 पाउंड है। नहीं। तभी दयान पिस्तौल से गोली निकली चली और उसकी छाती में सुराग हो गया और कार्ल मर चुका था। एक व्यक्ति उसकी तलाशी लेकर उठते हुए बोला, इसकी जेब से ये पाउंड निकले हैं। तो करण, तुम्हारी बात सच है, यह गद्दार था। फिर करण ने फिर उसने करण से पूछा, तो वह कैप्सूल तुम्हें प्रोफेसर खान के पास है? नहीं, वह कैप्सूल प्रोफेसर की तिजोरी से चोरी हो चुका है। दयान उठकर करण के निकट आया और बुरा कर बोला, तो फिर उसे चुरा कर लाए तुम होगे करण, क्योंकि तुम्हारी कार कैप्सूल को बेचते देखा। लाओ वह कैप्सूल मुझे दे दो। मैं कह चुका हूँ कैप्सूल मेरे पास नहीं है। तो तभी दयान पीछे से हटकर खड़ा हो गया और कर्ण का निशाना लेकर बोला, 10 तक गिनूंगा कर्ण, इस बीच तुमने मुझे कैप्सूल का पता बता दिया तो, वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। यहाँ तो जान के लाले पड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5। क्या करूं इससे? सबके हाथों से में पिस्तौल है, मैं हिल भी नहीं सकता। तभी कमरे में दयान का स्वर गूंजा, 6, 7, 8। तभी धड़ाम। सबने घूमकर देखा। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। पिस्तौल फेंक कर हाथ उठा लो। अचानक दयान अपनी पिस्तौल को हरकत दी, लेकिन तभी करण ने फुर्ती से उछलकर टांग से उसकी टांग मारी और इसी बीच कमाल पाशा उसके साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी। और जब शांति हुई तो दयान और उसके सारे शरीर साथी मारे गए पड़े थे। थैंक्स कर्नल मार्शल पाशा, मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। आपने वह पत्र लिखकर मुझे यहाँ बुलाया था। 1 घंटे बाद कर्नल पाशा करण को अपनी जीप में होटल छोड़ने जा रहा था। करण साहब, हमें संदेह था कि यह क्लब इजरायली जासूसों का अड्डा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। और फिर सोचा था कि रूबी और यहाँ छोड़ जाऊंगा तो इजरायली जासूस आपको कैप्सूल प्राप्त करने के लिए हरकत में आएंगे, इसलिए शाम को इन सब कलम पर मेरे आदमियों ने घेर रखा था। फिर तो आपकी स्कीम सफल रही। हाँ, लेकिन कैप्सूल नहीं मिला। आप जरूर जानते होंगे कैप्सूल कहाँ है मिस्टर कर्ण। अगर आप कैप्सूल के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वक्त प्रोफेसर खान की कोठी पर चलना होगा। वही चलो, मैं यह वहीं चलकर बताऊंगा। रूबी मेरे होटल में है, उसे भी साथ लेकर प्रोफेसर के यहाँ चलते हैं के। रूबी के साथ लेकर जब वह प्रोफेसर की कोठी में पहुंचे, अरे पुलिस यहाँ क्या कर रही है? उसे देखकर प्रोफेसर ने उठते हुए कहा, ओ कर्नल पासा और रूबी बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ चोरी हो गई, मेरे चौकीदार को गोली मार दी गई। चोरी? हाँ, मुझे वह कैप्सूल मिल गया था, लेकिन कोई उसे मेरी तिजोरी से चुरा कर ले गया और मेरी बेगम के हीरो का हार भी ले गया। आपको कैप्सूल मिल गया था, लेकिन कहाँ से? तुमने जिस व्यक्तिकरण के बारे में बताया था वही दे गया था, लेकिन मुझे 10,000 पाउंड में भी ले गया था। तभी रूबी प्रोफेसर की बात काटी और कर्ण को संबोधित हुई, मिस्टर कर्ण, सुन रहे हैं प्रोफेसर क्या कह रहा है? कर्ण मुस्कुराया और प्रोफेसर के नजदीक आ गया। बाय द वे प्रोफेसर, मेरा नाम कर्ण है। तुम वह कर नहीं हो? कर्ण ने अपनी जेब से हीरे का हार निकाला। वह कर्ण नहीं, बल्कि एक बदमाश था। वह, यह लीजिए अपना हार। लेकिन यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? यह
कर्ण ने सबके विस्तार से उन्हें बटने वाली घटना के वाली घटना सुनाकर कहा। इस कमरे में जो कुछ हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कैप्सूल निकालने के लिए तिजोरी खोली, कैप्सूल मुझे नहीं मिला। तो क्या अख्तर ने वह कैप्सूल तिजोरी में रखा ही नहीं? वही उत्तर देने की बजाय कर्ण ने पहने पहने पेन को दोनों हाथों में बीच पकड़ लिया और तोड़ डाला। तड़ाक! ओ माय गॉड! और कर्ण ने कैप्सूल को रूबी की हथेली पर रख दिया। लीजिए मिस्टर रूबी, आपका कैप्सूल मिल गया है, अब मेरी जिम्मेवारी समाप्त हुई। दरअसल मिस्टर अख्तर इस कैप्सूल को बेचकर धनवान बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें तिजोरी में रखा ही नहीं। लेकिन आपने कैसे अंदाजा लगाया कैप्सूल अख्तर के पेन में है? मुझे अचानक याद आया, से जेवर अख्तर ने तिजोरी से जेवर और कैप्सूल रखते हुए काफी समय लगाया था, और इसकी पीठ मेरी तरफ थी, और मैं कुछ देख नहीं सका था। और जब कैप्सूल तिजोरी में नहीं मिला तो उसके बाद मेरे दिमाग दौड़ाया। यही बात समझ में आई कि कैप्सूल तिजोरी में रखा ही नहीं गया। उसके बाद दूसरा अनुमान लगाया, यानी मिस्टर अख्तर के बारे में सोचा। आप आप ही देख ही रहे हैं कि मेरा अनुमान ठीक निकला। कुछ देर बाद कैप्सूल मिल जाने की खुशी में काफी पी और अख्तियार पुलिस के गिरफ्तार करके ले गई। कर्ण कर्ण कह रहा था, मुझे खुशी हुई, ध्यान समाप्त हो गया। वह कई वर्षों से हमारे लिए सरदर्द बना हुआ था। यह सब आपके कारण हुआ। कर्ण साहब, आप अगर हमारी सहायता ना करते तो कुछ भी ना होता। समाप्त दोस्तों।